नमस्ते बिटिया, सदा खुश रहो। I am JVN Dr. Alka Jain, Associate Professor in the Department of Community Medicine, Faculty of Homeopathic Science, Jyoti Vidyapeeth Women's University. In the series of digital sessions, this topic is the purpose for your practical session. In practical session, it's a part of demonstration of charts. In a lab, you have seen the charts. Different types of charts are there in our departments, and in one of them there is a natural history of disease. So here I will describe about the, in short, about the natural history of disease. What is history of disease? Natural history of disease, it means the evolution of a disease process in an individual from its early stage to final stage of recovery or death in the absence of any intervention such as prevention or treatment. And this differs from the disease to disease and from person to person. मेरी नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज क्या होता है कि कोई भी डिजीज है उसका यदि नेचुरल वे में अपन उसको जाने दें, जैसे स्टार्ट हुई है और फिर बिना किसी को ट्रीटमेंट के, बिना किसी को प्रिवेंशन के, इंटरफेयर के यदि वो उस डिजीज का यदि पूरा कोर्स होता है तो उस डिजीज में क्या हो सकता है, या तो रिकवरी होगी या फिर डेथ होगी. तो ये जो नेचुरल हिस्ट्री है वो डिफर करती है, हर अलग अलग डिजीज में डिफर करती है और पर्सन से पर्सन टू पर्सन भी ये वेरी करती है. मेनली इसके दो पार्ट होते हैं, प्री पैथोजेनेसिस एंड पैथोजेनेसिस. दो पार्ट में डिवाइड की गई है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज. पैथोजेनेसिस फेज में क्या होता है कि दिस फेज रिफर्स टू द पीरियड बिफोर द ऑनसेट ऑफ द डिजीज. And during this phase, interaction is taking place among the three components of epidemiological triad, and they are the agent, host, and environment, and each representing the angle of a triangle respectively. In these pictures, you can understand very well by this that this is a epidemiological triad, and in this there are these three factors: the environment, agent, and host. ये तीनों जो फैक्टर है, ये जब तक इक्विलिब्रियम स्टेज में रहते हैं तब तक डिजीज जो है वो प्री पैथोजेनेसिस फेज में रहती है, यानी कि इक्विलिब्रियम में रहता है और डिजीज का पैथोजेनेसिस पार्ट स्टार्ट नहीं होता है. ये एक चार्ट है जो आपकी उसमें भी लगा रहा है, डिपार्टमेंट के अंदर भी लगा रहा है, लैब के अंदर, और इसमें ये शो किया गया है कि किस तरीके से नेचुरल हिस्ट्री होती है डिजीज की. तो ये पहला पार्ट है अर्ली पैथोजेनेसिस, ये प्री पैथोजेनेसिस पार्ट है और ये पैथोजेनेसिस पार्ट है. प्री पैथोजेनेसिस पार्ट में क्या होता है कि बिफोर मैन इज इन्वॉल्व, यहाँ पे interaction of the different various agent, host and environmental factors. एजेंट में बहुत सारे एजेंट हो सकते हैं, फिजिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स, बायोलॉजिकल एजेंट्स, मैकेनिकल एजेंट्स होते हैं. बायोलॉजिकल एजेंट्स में जैसे कि वायरसेस है, बैक्टीरियाज है, प्रोटोजोआज है, ये जितने भी होते हैं ये सब बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं. और जो मैकेनिकल एजेंट्स होते हैं जैसे कि एक्सीडेंट्स हो गया और रेडिएशन हो गया, हीट हो गया, दीज आर द केमिकल एजेंट्स. एंड कुछ एजेंट्स जैसे होते हैं जैसे डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन है, मिनरल्स है, ये भी एजेंट फैक्टर्स होते हैं. होस्ट होता है, होस्ट जो ह्यूमन बीइंग होता है वो भी डिफर करता है. कुछ डिजीज जो होती है वो पर्टिकुलरली मेल में ज्यादा होती है, कुछ फीमेल्स में ज्यादा होती है, और कुछ ऐसी होती है जो सिर्फ बच्चों के अंदर होती है, जैसे कि चिकन पॉक्स है, मिजेल्स है, ये मेनली बच्चों के अंदर ज्यादा होती है. सीए सर्विक्स है, सीए ब्रेस्ट है, ये फीमेल्स में ही होगी. सीए प्रोस्टेट है, ये मेल्स में ही होगा. और कुछ जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, ये मेल्स के अंदर ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स. सो ये डिफर करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फ्रॉम दीज आर इन होस्ट फैक्टर्स. एनवायरमेंट फैक्टर्स भी बहुत सारे रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि फिजिकल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट होता है और इंटरनल एनवायरमेंट होता है. ये जो फैक्टर्स होते हैं कभी तो नोन होते हैं और कभी अपन इनके बारे में इनको पता नहीं होता है. एंड विच ब्रिंग्स टुगेदर द एजेंट, होस्ट एंड कोई भी ऐसी चीज जो इन तीनों को एक साथ लिया है और जिनका इन तीनों का इक्विलिब्रियम यदि डिसरप्ट हो जाए तो डिजीज कॉज होती है.
अब यहाँ पे जैसे स्टिमुलस है, यहाँ पे इन द ह्यूमन होस्ट स्टिमुलस और एजेंट बिकम्स एस्टेब्लिश्ड एंड इंक्रीज्ड बाय द मल्टीप्लिकेशन और इंक्रीमेंट. Then what happens? There is a टिश्यू एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे. देन उसके बाद में क्या होगा, फिर डिजीज यहाँ पे तक तो यहाँ पे ये लेटेंट फेज में थी. अब यहाँ पे ये केस में डेवलप हो जाएगी, यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स डेवलप होंगे. देन उसके बाद इलनेस, यदि इलनेस और सीवियरिटी बढ़ती है, देन इट मे कॉज डिसेबिलिटी, देन defect, and then the disease may become chronic, and after that death of a host. यहाँ पे यदि ये नेचुरल हिस्ट्री है, ये बिना किसी मोड ऑफ ट्रीटमेंट के और बिना किसी इंटरवेंशन प्रिवेंशन मोड के, तो ये नेचुरल हिस्ट्री में जा रहा है. और या तो डेथ होगी, और यदि यहाँ पे हो सकता है कि बिना किसी ट्रीटमेंट के भी रिकवरी हो सकती है. तो दो इसकी लास्ट में जाके स्टेज हो सकती है, या तो डेथ हो सकती है या रिकवरी हो सकती है. यहाँ ये अर्ली पैथोजेनेसिस है, देन डिसर्नेबल अर्ली डायग्नोस्टिक लीजन्स, देन एडवांस डिजीज, एंड देन कन्वोलेसेंस. So in next charts you can understood very well, and this is the natural history of any human disease. Interrelations of agent, host, and environment factors production of stimulus. Then what happens? ये वाला जो फेज है, ये प्री पैथोजेनेसिस फेज है. यहाँ पे जो मोड ऑफ इंटरवेंशन है, ये है हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन. जैसा कि मैंने आपको अपने थोड़े लेक्चर्स में बताया था कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन, उसमें मेनली 4 मोड्स होते हैं: प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन. तो जो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है, उसके मोड ऑफ जो इंटरवेंशन होता है वो होता है हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन. तो ये दोनों जो इंटरवेंशन है, ये मेनली प्री पैथोजेनेसिस पीरियड के दौरान काम आते हैं. जैसे कि अब यहाँ पे पोस्ट पैथोजेनेसिस फेज है, अभी तक कोई भी पैथोजेनेसिस फेज स्टार्ट नहीं है, ह्यूमन बीइंग अभी तक बिल्कुल हेल्दी है. बट यहाँ पे अपने को क्या इंटरवेंशन करना है, यहाँ पे गुड स्टैंडर्ड ऑफ न्यूट्रिशन एडजस्टेड टू डेवलपमेंटल फेजेस ऑफ लाइफ, अटेंशन टू personality developments, provision of adequate housing, recreation, and agreeable working conditions, marriage counseling, sex educations, and periodic selective examinations. So these are the factors to promote health. And in the specific protection, there is use of specific immunizations, attention of personal hygiene, use of environmental sanitation, protection against occupational hazards, protection from accidents, use of specific nutrients, protection from carcinogens, avoidance of allergens. तो ये दोनों जो मोड ऑफ इंटरवेंशन है वो प्री पैथोजेनेसिस फेज के लिए होते हैं. अब इसके बाद में यदि स्टिमुलस हुआ और यदि पैथोजेनेसिस स्टार्ट हो गई है होस्ट के अंदर, तब उसके बाद में क्या होगा, होस्ट के अंदर क्या डेवलपमेंट होंगे. अब यहाँ पे रिएक्शन ऑफ द होस्ट टू द स्टिमुलस, तो क्या होगा, अर्ली पैथोजेनेसिस फेज स्टार्ट हो जाएगी, चेंजेस आने लग जाएंगे, टिश्यू में पैथोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन होगा. उसके बाद में धीरे धीरे जैसे डिजीज प्रोग्रेस होती जाएगी, फिर डिसर्नेबल अर्ली लीजन्स, देन और यदि बिना किसी ट्रीटमेंट के या प्रिवेंशन के डिजीज को यदि नेचुरल हिस्ट्री में जाने दे तो एडवांस डिजीज में चली जाएगी, या फिर कन्वोलेसेंस, या फिर डेथ. दोनों स्टेज आ सकती है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज में. अब यहाँ पे पीरियड ऑफ पैथोजेनेसिस में मोड ऑफ इंटरवेंशन मेनली 3 होते हैं: अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, डिसेबिलिटी लिमिटेशंस, एंड रिहैबिलिटेशंस. तो अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट ये होता है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, एंड डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन जो पार्ट होता है वो आता है टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में. अब अर्ली डायग्नोसिस में यदि डिजीज मान लो कि अर्ली डायग्नोसिस बहुत अर्ली फेज में है, तो उस टाइम क्या करना चाहिए कि मेनली सबसे पहला जो अपना एम होता है केस फाइंडिंग मेजर्स इन इंडिविजुअल एंड मास लेवल्स, then screening surveys, selective examinations, and the objectives are to cure and prevent disease process, to prevent the spread of communicable disease, to prevent complications and sequelae, to shorten period of disability. तो ये सबसे important period होता है यदि डिजीज को फर्दर प्रोग्रेस होने से प्रिवेंट करना है, तो आपको डिजीज जो है बहुत अर्ली स्टेज में डायग्नोस करनी पड़ेगी, और डायग्नोस करने के बाद में उसका जितनी जल्दी होगा उतनी प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी डिजीज को अपन फर्दर प्रोग्रेस होने से रोक सकते हैं. उसके अलावा अपन डिजीज को फर्दर स्प्रेड होने से भी रोक सकते हैं किसी और अदर हॉस्ट के अंदर, और जिस हॉस्ट में डिजीज डेवलप हुई है उसमें अपन कॉम्प्लिकेशन होने से भी इसको रोक सकते हैं. ठीक है. और इसके बाद में अब है
disability limitations and rehabilitations. Disability limitations are adequate treatment to arrest the disease process and to prevent further complications and sequelae. अब यहाँ पे डिजीज की जो कॉम्प्लिकेशन यदि स्टार्ट हो गए तो वहां पे अपने को स्टॉप करना है, उसमें लिमिट करना है, जिससे कि और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं डेवलप हो पाए, उसके लिए अपने को मेजर्स अप्लाई करने होते हैं. प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज टू लिमिट डिसेबिलिटी एंड टू प्रिवेंट डेथ. इन रिहेबिलिटेशन, प्रोविजन ऑफ हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी फैसिलिटीज फॉर ट्रेनिंग एंड एग्जीक्यूशन, education for maximum use of remaining capacities, education of the public and industry to utilize the rehabilitated as full employment as possible, and selective placement, work therapy in hospitals, and use of sheltered colony. So these are the level in the tertiary level of prevention. So now this is all for your demonstration of chart, and this is natural history of disease, which I have also described in your theory lecture in concept of disease. Thank you so much. If there is any query, please mention in the comment box. And this session is powered by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Thank you.